हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने 109, 111, 114 तक क्वेश्चन किया था और कुछ क्वेश्चंस और बाकी है जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये भी सॉल्व कर दीजिए। जो बच्चों को डाउट्स है उसको मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमने टोटल क्वेश्चंस कितनी दिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, हमने क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है 137 तक। तो हमने यहाँ पे 109, 111, 100 आपको 111, 114 तक किया है। 108 क्वेश्चन नंबर हमने ऑलरेडी क्लास में किया था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने निकाला था यहाँ पे 8.4 और ये आ गया। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था जो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमने 111 नंबर क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चंस की ये आपका इक्वल वेट्स दिया हुआ था और फिर हमने आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था। 114 भी क्वेश्चन किया था, फिर ये ऐसे क्वेश्चन हमने 114 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 115 जो बच्चों को प्रॉब्लम है और मैंने पिछले क्लास में सॉल्व नहीं किया था। अब चलिए, इसमें क्वेश्चन है पैमेला पीटरसन कंप्यूटर्स the weighted average cost of capital for the company Atom International, the information used of the company as follows। यहाँ पे क्या है, कॉमन इक्विटी हैज अ बीटा, बीटा आपके पास 1.2 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है और 7% मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मार्केट प्रीमियम है, मार्केट प्रीमियम। तो मार्केट प्रीमियम होता क्या है, यहाँ पे बीटा आपकी 1.2 है, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है और आर ए माइनस आर एफ को कहते हैं मार्केट प्रीमियम, ये आपका 7% है। द प्रीफर्ड स्टॉक हैज अ वैल्यू 48 विद द डिविडेंड, डिविडेंड प्रीफरेंस स्टॉक का कितना 6 है और टैक्स रेट आपका 20% है। अब बॉन्ड इज इशूड आपका 11% इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का। तो यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड आपका कितनी है, $6 है और मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस का कितनी है, $48 है। आपको टैक्स रेट दी हुई है, टैक्स रेट 20% दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का दिया हुआ है 11% और वेट यहाँ पे दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर 20% प्रेफरेंस स्टॉक, 35% डेब्ट, 45% कॉमन स्टॉक। तो आपको कि वेट पी 0.20 हो जाएगा, वेट डी आपका डेप्ट का 0.35 हो जाएगा, वेट ई आपका 0.45 हो जाएगा। तो ये आपका 1 वेट हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट वेट ऑफ डेब्ट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें वेट तो दिया हुआ है, हमें कॉस्ट सबका निकालना है, हमें कॉस्ट सबका कॉस्ट निकालनी है, सभी कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, इससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकल जाएगा, इससे आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकल जाएगा। जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये हो जाएगा, ये 13.4% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट 8.8 हो जाएगा। फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपका इतना हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इस तरह निकल जाएगा, जो मैंने बताया 11.6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन किया है 16 नंबर क्वेश्चन 160। एनालाइज्ड गैदर द फॉलोइंग डाटा अबाउट द कंपनी, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेब्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बिफोर टैक्स 10%, टैक्स रेट 35%, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका इतना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपकी 0.6660 है, तो इसका मतलब इक्विटी 1 है। तो वेट ऑफ डेब्ट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ डेब्ट आपका वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी
इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, इस तरह निकलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्ट आपका कितना रहेगा 0.6660 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, इक्विटी के सामने क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो स्टॉक प्राइस कितना है ये, तो दिस इज द P0, और नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितनी है दिस, तो D1 हो जाएगा। ग्रोथ रेट कितनी है ये है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, और इस तरह वेट निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ डेप्ट निकल गया, वेट ऑफ इक्विटी निकल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना हो जाएगा 11.5%। अब 11.5% आपका कौन सा है, 11. फर्स्ट ये पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, देखिएगा। डिजिटल डिजाइन कॉर्पोरेशन हैज एन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट 7% है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 7%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक 9%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 9% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी 11% है। द वेट्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.5% है। Raising the additional capital, the company intends to maintain its current capital structure in order to make the capital budgeting decisions for an average risk project. Relevant cost of capital क्या होगा, देखिएगा होता क्या है, कैपिटल बजटिंग में यहाँ पे जब स्टार्ट करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ पे कुछ पैसा आता है। तो मान लो A आया, B आया, C आया, D आया, E आया, यहाँ पे मैंने M इन्वेस्ट किया, तो हम क्या करते हैं, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इस प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + R। तो ये जो रेट होता है, ये जो रेट होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो आपको कह रहा है कि किस रेट से आप डिस्काउंट करोगे। उन्होंने कहा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड एवरेज रिस्क प्रोजेक्ट द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा 8.5% होगा, कॉस्ट ऑफ 8.5%, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो evaluate any project, to evaluate any project we have to calculate present value of future cash inflow. A present value of future cash inflow is calculated using discount rate. The discount rate is the cost of capital. Discount rate क्या होता है, cost of capital होता है। तो यहाँ पे 8.5% हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा अब फॉर्म विद द मार्जिनल टैक्स रेट कितनी है 40% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका देना है। टैक्स रेट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्स रेट 40% दिया हुआ है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.11% दिया हुआ है। द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको कितना दी 6%। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितना दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9% दिया हुआ है। वेट्स ऑफ द इक्विटी आपको निकालना, वेट्स ऑफ द इक्विटी, तो वेट्स ऑफ डेप्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी आपका 1 होता है, तो वेट ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कैसे निकाला गया है देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ये हो जाएगा, सम ऑफ वेट्स इतना होता है, तो वेट ऑफ डेप्ट इतना हो जाएगा 9% है। तो अब आपका क्या करेंगे हम, यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी इतना आ गया। यहाँ पे ये 3.61 कॉस्ट ऑफ डेप्ट के वेट ऑफ डेप्ट को 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी लिखा जा सकता है, ये 65 दैट इक्वल टू बी पार्ट आंसर हो जाए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बोला है which of the following statement is most likely true, most likely true. The investment opportunity schedule for a given company is upward sloping because as a company invest more in a capital project, the return from the investment is keeping it. In order to determine after tax cost of debt, the after tax debt cost for a given company is generally less than the both प्रेफरेंस. ये आपका मोस्ट लाइकली है. कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है? जनरली लेस होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. कॉस्ट ऑफ डेप्ट जनरली लेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, है ना. सी पार्ट आंसर हो जाएगा. दूसरे, which of the following components of weighted average cost affected by tax? तो affected by tax कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है. यहाँ पे देखिए, given one California investment advisor want to estimate the cost of capital for the semi-active conductors as well as projected cash flows for the two their project. Determine the effect of this new project on the value of the semiconductors. One has gathered the following information. ये करंट में ये है, टारगेट आपकी इतनी है, बुक वैल्यू डेप्ट इतना है, मार्केट वैल्यू डेप्ट इतना है, बुक वैल्यू इक्विटी ये है और मार्केट वैल्यू इक्विटी ये है. वेट दैट शुड बी अप्लाइड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी कैपिटल फॉर सेमी एक्टिव कंडक्टर. दिस वेट जनरली मैं क्वेश्चन नंबर 1112 112 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू यदि दिया हुआ है तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के बेस पे निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू वेट के बेस पे निकाल सकते हैं, या मार्केट वैल्यू वेट्स के बेस पे निकाला जा सकता है. मार्केट वैल्यू को वेट से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मार्केट वैल्यू इज अ मोर प्रीफरेबल देन बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज अ मोर प्रीफरेबल देन बुक वैल्यू. तो यहाँ पे टारगेट ये है, तो टारगेट कैपिटल यहाँ पे इतना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इतना है, ये वैल्यू ऑफ डेप्ट है, वैल्यू ऑफ डेप्ट है. दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी. इस दोनों का यूज करके हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट निकालेंगे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट निकालेंगे. तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया. बी पार्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए यह क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप ये बीटा एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, बीटा इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट, बीटा डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट. इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं. तो ये आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हो सकता है कि मैं पढ़ा दूं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बुक मैंने CFA के क्वेश्चन बुक से मैं क्वेश्चन लिया था. CFA का कोर्स आपसे एडवांस है, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, एक ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग ऑकर्स व्हेन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये क्या होता है? यहाँ पे एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, एक IRR होता है. तो ऑप्टिमल बजटिंग कब होता है? जबकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपके पास फंड्स है, तो सबसे पहले मैक्सिमम रिटर्न वाले को, मैक्सिमम IRR रिटर्न वाले को सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वाली रिटर्न वाले को सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वाली रिटर्न वाले को सिलेक्शन करेंगे. ये तरीका होता है. उसको क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल. उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल कहा जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे 19.37 रिटर्न वाले को सबसे पहले सिलेक्शन किया गया, फिर उसके 17.09% को सिलेक्शन किया गया, प्रोजेक्ट 15.65 को सिलेक्शन किया गया, प्रोजेक्ट 13.07 को. तो इस तरह हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको प्रायोरिटी देंगे. तो इसको कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल कहा जाता है. दिस इज अ सेड टू बी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल.
अब क्या होता है मार्जिनल, ये आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, मैंने रिटर्न मानिए एक टाइप से इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, और यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडिशनल कॉस्ट। तो आपको कहता है सबसे ज़्यादा आपको ऑप्टिमल कब होगा, जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा आईआरआर और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंटरसेक्ट करेगा, वो होता है क्या, ऑप्टिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग होता है। कैपिटल बजटिंग में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे आपको माइंड में रखना पड़ेगा ऑप्टिमल कब होता है, जब इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी पर इंटरसेक्ट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उसको ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट। एनालिसिस वन क्या कर रहा है, अ कंपनी ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग ऑकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं, अभी हमने देखा क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनालिसिस टू, कंपनी, ये तो आपका एनालिसिस फर्स्ट तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग हमने अभी देखा था, अभी किसके बेसिस पे होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आईआरआर का इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है। इन्होंने क्या कहा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर पे, तो ये नहीं हो सकता है। एनालिसिस टू, कंपनीज ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग ऑकर्स इंटरसेक्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल। तो ये वाला एनालिसिस आपका बेस्ट है। ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग कब होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आईआरआर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एनालिसिस बी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, देखिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोवाइडेड बिलो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल फंड इट्स कैपिटल बजटिंग विदाउट द यूजिंग एनी एडिशनल शेयर्स ऑफ द स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपका वेट्स दिया हुआ है, ये उनकी मार्जिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ये $348, अपग्रेडेड प्रोजेक्ट 0, अब प्रोडक्शन ऑन द इम्प्रूवमेंट दिस इज नेगेटिव। इफ नो सिग्निफिकेंट साइज और टाइमिंग differences exist among the projects and the projects all have the same risk as the company, which project has an internal rate of return exceeds 17.3%, कौन सा प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको एक्सीड करेगा 17.35%। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है, नेट कंपनी के पास कितना पैसा बचा, नेट, तो नेट कितना बचा, वेल्थ कितना से बढ़ा, तो 348। नेट शेयर होल्डर का वेल्थ कितना से बढ़ा, दूसरे केस में 0 था, और तीसरे केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना था, डॉलर नेगेटिव में था 231 का। तो ये जो कंपनी था, ये कौन सा था, स्टोरेज था। ये तो रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जस्ट रिटर्न रिकवर होगा। ये कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा डिस्कस होगा आपको, लेकिन इसका तो पॉजिटिव है ना, नेट वेल्थ इतना से इंक्रीज किया ना, तो ये स्टोरेज वाला ठीक होगा, स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड अपग्रेडिंग प्रोजेक्ट, ये वाला आपका आ जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे इफ वी यूज द कंपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, वी आर लीस्ट लाइकली टू एज्यूमिंग नो न्यू प्रोजेक्ट विल बी अंडरटेकन अंटिल द करंट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ये आपका होगा। अगर करंट प्रोजेक्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, करंट की सारी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके फिर नए प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करते हैं। Which of the following least appropriate method in external analysis of the estimated company cost of debt? लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, बॉन्ड का यील्ड मीन रिटर्न प्लस जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको भी ऐड करता है। ठीक है, ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। इफ द डेप्ट रेटिंग
If the debt rating approach is used to determine the cost of debt, then company is rated and a rating can be used assess the credit default, a spread of the company debts. ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, a company is considering issuing 5-year option free 8% कूपन बॉन्ड सेमी एनुअली। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपका 5% है। बॉन्ड का इंटरेस्ट कितनी है? इंटरेस्ट 8% है। सेमी एनुअली अब द बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेल 98% पार वैल्यू। फेस वैल्यू आपके पास कितनी है? $1000 है। नेट प्रोसीड आपका कितना होगा? नेट प्रोसीड 98% ऑफ $1000, तो $980 हो जाएगा, $980। इफ द कंपनी मार्जिनल टैक्स रेट 35% है, टैक्स रेट आपका 35% है, टैक्स रेट 35% है, देन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको निकालिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। सेमी एनुअली केस में क्या होता है? ये टाइम पीरियड डबल हो जाता है और ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 4% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनाई गई है, ये पहले बिफोर टैक्स निकाला गया है। बिफोर टैक्स निकालने के मतलब यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। फिर बाद में आपको क्या करनी है, जो आएगा उसका 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ, देखिए फेस वैल्यू ये है, नेट प्रोसीड इतना आ गया, कूपन रेट इतना है, टाइम पीरियड 5 ईयर फॉर सेमी एनुअली, कूपन रेट इतना हो जाएगा, टाइम इतना हो जाएगा। ये बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट आपका 40 हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4.25, तो ये सेमी एनुअली बना, यह सेमी एनुअली। फॉर एनुअली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स इतना हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, अ कंपनी इशू $20 million ऑन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पार वैल्यू देखो, अ कूपन रेट ऑफ 10%, कूपन रेट कितनी है? 10%। द कंपनी डिसाइड टू रेज एडिशनल $20 million बॉन्ड, एक्सपेक्टेड न्यू इशू प्राइस्ड एट पार, कूपन रेट 8%। There is no other outstanding debt, कोई डेप्ट नहीं है। The applicable tax rate 35%. The appropriate after tax cost of debt in order to compute the weighted average after tax cost of debt कितना हो जाएगा? ये जो पैसा उठाया गया उसका कूपन रेट 8% है, 8% है, और टैक्स रेट 1 माइनस 0.35 है, तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 5.2% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है जो हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया था 130 नंबर को, ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम 129 नंबर जैसा ही वो क्वेश्चन है। कौन सा? 131 भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मिनरल हैज डिटरमाइन द इट कुड इशू, नेट इशू इतना में, तो नेट प्रोसीड आपको कितना है? $750। मैच्योरिटी बॉन्ड कूपन इतना है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 9.5% सेमी एनुअली, विद द फेस वैल्यू कितनी है आपका? $1000। इफ द मार्जिनल टैक्स रेट अप्लीकेबल में 30%, टैक्स रेट 30% है आपका, टैक्स रेट 30%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब आपको यहाँ पे ये आपकी फेस वैल्यू नेट प्रोसीड इतना दिया हुआ है, ये आपका
इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली के केस में हो जाएगा, टाइम पीरियड के इंटरेस्ट आपका इतना हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, बिफोर टैक्स निकला है 7.47। अब देखिएगा फॉर एनुअली आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 10.46। ठीक है, अब देखिए ये आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मैट्रिक्स, आप लोग ये आंसर लगा, ये माइंड में रखना है आपको। अ कंपनीज $100 पार वैल्यू प्रीफर्ड स्टॉक डिविडेंड इतना इस करेंटली प्राइस है दिस, करंट प्राइस कितनी है इतना, तो हम इसको नेट प्रोसीड मान लेते हैं $105.85। द कंपनी अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, प्रेफरेंस में ग्रोथ का कोई यूज नहीं है, प्रेफरेंस में ग्रोथ का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे कोई यूज नहीं करेंगे सब। ये प्रेफरेंस डिविडेंड नेट प्रोसीड इनटू 100 होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है आपका 15%, तो 15% ऑफ 100 नेट प्रोसीड 105.85 जो भी होगा 15 इंटू 105.85 इंटू 100 जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पे निकाली गई है। ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 देखिए, RBS इंश्योरेंस लिमिटेड इशू द रिटेल इन्वेस्टर फिक्स रेट परपेचुअल प्रेफरेंस stock $10 per year with these dividends. If the company had issued the preference stock yield 8.5% current market price, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये अगर 2.85 अप टू इन्फिनिटी आपको मिलता है तो करंट मार्केट प्राइस निकालें, तो मार्केट वैल्यू दैट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी। इसका फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय रेट, इसको यूज करके बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिस 8.5% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस था, रेट था, तो इतना होता है। ये भी सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस है। यहाँ पे 8.75% है, ये आपकी वैल्यूज रिसीव हो रही है। ये इतना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो रिटर्न होता है। यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है, K इक्वल टू D1 P0 प्लस G विल पे अ डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे डिविडेंड 2 रुपया है। इट हैज अ पे आउट रेशियो 35% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो 35% है, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इक्वल टू 65% होगा। रेट आपको दिया हुआ है 15%, तो ग्रोथ रेट आपका हो जाएगा B इंटू आर। मार्केट प्राइस कितना देगा 40, तो ग्रोथ रेट से निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हो गया, ग्रोथ रेट इतना हो गया, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर क्वेश्चन हो गया सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे।